सोलो क्लियर टाइम 29 मिनट्स 48 सेकंड्स। रूम कुछ मोमेंट्स के लिए बिल्कुल साइलेंट हो गया। सिटी लॉर्ड हन केंशन ने आखिर गहरी सांस ली। मॉन्स्टर, उन्होंने धीरे से कहा, आज के दिन में पहली अच्छी खबर यही है। फिर दोनों बात करने लगे कि 5 ग्रेड एकेडमी जरूर मुझे रिक्रूट करने आएंगी। शायद इस मौके का इस्तेमाल करके जियांगचेंग में कुछ हाई लेवल एक्सपर्ट्स टेम्परेरी स्टेशन भी किए जा सकते हैं। तभी रूम की खिड़की के पास अचानक एक आदमी दिखाई दिया। किसी ने उसे एंटर करते नहीं देखा। कोई अलार्म नहीं बजा, कोई वार्निंग नहीं आई। वो बस वहां खड़ा था। लॉन्ग ब्लैक कोट, शांत चेहरा, भयानक प्रेजेंस। कैप्टन जी तुरंत खड़े हो गए और वेपन की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन सिटी लॉर्ड हन केंशन के चेहरे का रंग बदल गया। वो तुरंत झुक गए। माय लॉर्ड, उन्होंने सम्मान से कहा। कैप्टन जी का दिल धक से रह गया। आदमी ने धीरे से एक ब्लैक टोकन निकाला। उसके सामने गोल्डन ड्रैगन बना था। पीछे सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, हेवनली ड्रैगन। कमरे का तापमान जैसे अचानक गिर गया। उस इलाके में मिशन पर मौजूद एक आदमी को सिर्फ मेरी वजह से ऊपर बैठे हायर अप्स ने भेजा था, ताकि वो आकर एक क्विक लुक ले सके। बाद में कैप्टन जी ने मुझे उस मीटिंग में क्या हुआ था सब डिटेल में बताया। ब्लैक कोट वाला आदमी आते ही मेरी पूरी फाइल मंगवाता है और 10 सेकंड से भी कम टाइम में पूरी फाइल अपने हाथ में लेकर पढ़ डालता है। फिर उसने सिर्फ इतना कहा कि मुझे कुछ भी नहीं बताया जाएगा, कोई ड्रामा क्रिएट नहीं किया जाएगा और किसी को यह भी पता नहीं चलना चाहिए कि वो वहां आया था। उसके बाद जो हुआ उसने सबको शॉक कर दिया। बिना किसी टेलीपोर्ट लाइट, बिना किसी इफेक्ट, बिना किसी वार्निंग के वो उनकी आंखों के सामने फेड आउट हो गया, जैसे कभी वहां था ही नहीं। तभी सबको समझ आ गया कि वो टीएन लॉन्ग से आया था। कैप्टन जी ने बताया कि टीएन लॉन्ग कोई साधारण ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। वो 5 ग्रेड एकेडमी से भी ऊपर की लेवल पर मौजूद ग्रुप है, जो देश के सबसे एलीट ग्रेजुएट्स को चुनकर अपने अंदर लेता है और सीधे कंट्री के हाईएस्ट अथॉरिटी को रिपोर्ट करता है। तभी समझ आया कि अभी तक कोई एकेडमी मुझे रिक्रूट करने क्यों नहीं आई थी। लावा रूइंस में एंटर होने के बाद मैंने पूरा दिन लगातार डंजन्स क्लियर किए। मोल्टन रूइंस हेल मैंने सिर्फ 34 मिनट में खत्म किया। पॉइजन मिस्ट स्वॉम्प 38 मिनट में, बून ग्रेवयार्ड 32 मिनट में, थंडर कैनियन 41 मिनट में, और इसी तरह सिलसिला चलता रहा। दिन खत्म होने तक मैंने कुल 16 डंजन सोलो हेल डिफिकल्टी पर क्लियर कर दिए थे। हर रन पर एसएसएस रेटिंग मिली और जियांगचेंग के पुराने रिकॉर्ड्स को घंटों के अंतर से तोड़ दिया। शाम तक मैं लेवल 40 पर पहुंच चुका था। लियू चेंग पूरे दिन एंट्रेंस पर खड़ा मुझे अंदर जाते और बाहर आते देखता रहा। दोपहर तक उसका दिमाग लगभग शट डाउन हो चुका था। वो बस एक ही लाइन बार बार बोल रहा था। वो फिर अंदर चला गया। उधर कैप्टन जी और सिटी लॉर्ड डिफेंस प्लान्स पर डिस्कशन कर रहे थे। तभी उन्हें रिपोर्ट्स मिली। दोनों मेरी स्पीड देखकर दंग रह गए। जहां नॉर्मल लोग फुल टीम और अच्छे रिसोर्सेज के साथ महीनों लगाकर लेवल 40 तक पहुंचते हैं, वहां मैंने सिर्फ एक दिन में ये कर दिखाया था। फिर दोनों गेस करने लगे कि मैं लेवल 100 तक कब पहुंचूंगा और फर्स्ट एडवांसमेंट कब कंप्लीट करूंगा। कैप्टन जी ने कहा शायद आधा महीना लगेगा, जबकि सिटी लॉर्ड बोला सिर्फ 10 दिन। अगले दिन मैं हमेशा की तरह प्रोफेशन सेंटर वापस पहुंचा। लियू चेंग ने मुझे देखते ही तुरंत खड़े होकर सर कहना शुरू कर दिया। मेरे मुंह खोलने से पहले ही उसने मेरे करंट लेवल रेंज का हाईएस्ट एक्सपीरियंस हेल डंजन तैयार कर रखा था। मैंने उसे थैंक्स कहा और सीधे डंजन में एंटर हो गया। पूरा दिन फिर ग्राइंडिंग चलती रही। शाम तक जब मैं बाहर निकला तब मैं लेवल 58 पर था। सिर्फ 1.5 दिन में लेवल 13 से लेवल 58। मैंने अपना पैनल देखा और कैलकुलेशन लगाई। ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते के अंदर मैं लेवल 100 तक पहुंचकर फर्स्ट एडवांसमेंट कंप्लीट कर सकता था। उसी दौरान मुझे फैंग चेंबर ऑफ कॉमर्स की सिचुएशन का भी पता चला, जिसे मेरे माता पिता ने खड़ा किया था। चेंबर के एग्जीक्यूटिव्स इमरजेंसी मीटिंग कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पहले पता चल चुका था कि 3 पिलर्स अब नहीं रहे। कुछ लोग कह रहे थे कि जैसे ही ये न्यूज बाहर जाएगी, बाकी फैक्शंस चेंबर पर टूट पड़ेंगे। उनका सुझाव था कि बड़े ग्रुप्स को शेयर्स, चैनल्स और प्रॉफिट्स का हिस्सा देकर प्रोटेक्शन खरीद ली जाए, ताकि चेंबर कोलैप्स न हो। लेकिन कुछ लोगों ने याद दिलाया कि मैं लीगल हेयर हूं और ज्यादातर शेयर्स मेरे पास हैं, इसलिए कोई भी बड़ा डिसीजन मेरी अप्रूवल के बिना नहीं हो सकता। तभी कुछ लोगों ने कहा कि मैं सिर्फ 18 साल का हूं और चेंबर ऑफ कॉमर्स चलाना नहीं जानता, इसलिए मुझे साइडलाइन करके डिसीजंस लेने चाहिए। उनमें से एक ने यह भी कहा कि मैंने स्पेशल प्रोफेशन अवेकन किया है और अवेकनिंग के तुरंत बाद लेवल 100 के पावर हाउस को मार गिराया था। लेकिन बाद में पता चला कि चेंबर के ज्यादातर एग्जीक्यूटिव्स इन स्टोरीज पर विश्वास ही नहीं करते थे। उनका मानना था कि शायद मेरे माता पिता ने कोई हिडन बैकअप प्लान छोड़ा होगा और एकेडमीज के रिक्रूटर्स भी अभी तक नहीं आए थे, इसलिए उनके हिसाब से सारी रूमर्स बढ़ा चढ़ाकर बताई जा रही थी। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि अगली सुबह वो मुझसे मिलेंगे और मुझे शेयर्स तथा चैनल्स छोड़ने के लिए मनाएंगे। बदले में बड़ी फैक्शंस प्रोटेक्शन देंगी और एक टेम्पररी मैनेजमेंट कमेटी चेंबर चलाएगी, जबकि मैं सिर्फ नाम का एयर बना रहूंगा। अगर मैंने मना किया तो वो चेंबर रूल्स का इस्तेमाल करके मेरी डिसीजन पावर फ्रीज कर देंगे या पूरा सिस्टम शट डाउन कर देंगे। अगली सुबह ब्रेकफास्ट के दौरान स्टुअर्ट जांग और जांग शाओ दोनों मौजूद थे। जांग शाओ ने मुझे आधा दिन ब्रेक लेने और बाहर जाकर सेलिब्रेशन करने के लिए मनाने की कोशिश की। उन्हें लग रहा था कि मैं हाल की घटनाओं के बाद खुद को जरूरत से ज्यादा पुश कर रहा हूँ। मैंने हंसकर कहा कि मैं बिल्कुल फाइन हूँ, दिमाग भी क्लियर है और जब रेस्ट की जरूरत होगी तब खुद ले लूंगा। तभी नानी अंदर आई और बताया कि चेंबर के कई हाई लेवल एग्जीक्यूटिव्स मुझसे मिलने पहुंचे हैं। कुछ देर बाद वे सभी विला में एंटर हुए। चेन गुआंग माओ सबसे आगे था। आते ही उसने मेरे माता पिता के लिए फेक कॉन्डोलेंसेस देना शुरू कर दिया। मैंने सीधे कहा मेरे माता पिता मरे नहीं है। डायरेक्टर लिनमैन ने तुरंत जवाब दिया कि चेंबर उम्मीदों पर नहीं चल सकता। फिर उसने अपना पूरा प्लान सामने रख दिया। सदर्न प्रोविंस की बड़ी फैक्शंस को चैनल्स और प्रॉफिट शेयर्स देकर प्रोटेक्शन खरीदनी होगी और चेंबर को टेम्पररी मैनेजमेंट कमेटी के हवाले करना होगा, जबकि मैं सिर्फ लीगल हेयर बना रहूंगा। मैंने शांत आवाज में कहा मतलब तुम लोग मेरे माता पिता की लेगेसी आउटसाइडर्स को सौंपना चाहते हो। चेन गुआंग माओ हंस पड़ा। उसने कहा कि ये लेगेसी बचाने का तरीका है, क्योंकि टॉप एक्सपर्ट्स के बिना चेंबर को होल्ड करना नामुमकिन है। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा जब तक मैं यहाँ हूँ चेंबर कोलैप्स नहीं होगा। वो और जोर से हंसा और बोला तुम अभी बहुत छोटे हो,
चेंबर चलाने की बात 10 या 20 साल बाद करना। इसके बाद उन्होंने स्टुअर्ट जांग को बाय करने की कोशिश की। हाई लेवल क्रिस्टल कोर, पोटेंशियल पोर्शन और जियांग शाओ के लिए पूरा सिल्वर आर्चर गियर सेट ऑफर किया गया ताकि वो मुझे मनाने में मदद करे। लेकिन जियांग शाओ ने बॉक्स उठाकर सीधे फर्श पर पटक दिया। उसने गुस्से में कहा, अपना ये कबाड़ वापस ले जाओ, मैं इसे कभी बिट्रे नहीं करूंगा। स्टुअर्ट जांग भी मेरे पीछे खड़ा हो गया और बोला, इसका डिसीजन ही मेरा डिसीजन है। डायरेक्टर लिन मैन का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने कहा कि अगर मैं नहीं माना तो उनके पास दूसरे तरीके भी हैं और वो बिल्कुल अच्छे नहीं होंगे। उन्होंने सीनियर मैनेजमेंट जॉइंट मीटिंग सिस्टम और बोर्ड एग्रीमेंट्स का हवाला देकर चेंबर टेक ओवर करने की बात शुरू कर दी। मैं बस मुस्कुराया और कहा, अगर मामला कोर्ट तक गया तो प्राइमरी हेयर होने के नाते शायद जीत मेरी ही होगी। उन्होंने फिर इमोशनल प्रेशर डालने की कोशिश की और कहा कि मैं अपने माता पिता की बनाई लेगेसी बर्बाद कर दूंगा। मैंने कुर्सी से उठते हुए जवाब दिया, आखिर में ये ऐसी दुनिया है जहां सिर्फ स्ट्रेंथ की वैल्यू होती है। फिर मैंने सबकी तरफ देखा और कहा, चूंकि तुम लोगों को लगता है कि मैं चेंबर चलाने के लायक नहीं हूं तो इसे सबसे सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं। मैंने उन सभी एग्जीक्यूटिव्स की तरफ देखते हुए आखिरी बार कहा, 5 दिन बाद हेडक्वार्टर्स अरेना में फैसला हो जाएगा। मेरी आवाज शांत थी लेकिन उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं थी। जो मेरे सामने खड़ा होगा मैं उससे लड़ूंगा, जो नहीं मानेगा उसे मैं खुद झुकाऊंगा। पूरे रूम में सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड्स तक किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर अचानक चेन गुआंग माओ हंस पड़ा। अच्छा, उसने मेज पर हाथ मारते हुए कहा, बहुत अच्छा। उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट साफ दिखाई दे रही थी, जैसे उसे किसी जैकपॉट की टिकट मिल गई हो। यंग मास्टर, ये प्रपोजल मुझे मंजूर है। लिन मैन ने भी तुरंत मौका पकड़ लिया। वर्बल एग्रीमेंट काफी नहीं होगा, उसने कहा, रिटन कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, दोनों पक्ष साइन करेंगे ताकि बाद में कोई पीछे न हट सके। मैंने बिना सोचे सिर हिला दिया। ठीक है ठीक है, अगर मैं हारता तो चेंबर के मैनेजमेंट में कभी इंटरफियर नहीं करता। अगर मैं जीतता तो चेंबर का हर एग्जीक्यूटिव और हर डिपार्टमेंट पूरी तरह मेरे कंट्रोल में आता। दोनों पक्षों ने साइन कर दिए। एग्जीक्यूटिव्स संतुष्ट चेहरों के साथ वहां से निकल गए। उनके जाते ही अंकल जियांग ने गहरी सांस छोड़ी। यंग मास्टर, उनकी आवाज में चिंता थी, आपने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया। मैंने उनकी तरफ देखा। अंकल जियांग आगे बोले, लेवल 100 के बाद फर्स्ट एडवांसमेंट होती है। उसके बाद हर लेवल पर मिलने वाले स्टैट्स कम से कम 5 गुना बढ़ जाते हैं। लेवल 200 प्रोफेशनल्स और लेवल 100 के बीच का गैप बहुत बड़ा होता है। जिंग शाह ने तुरंत विरोध किया, लेकिन ब्रदर लू जीत सकता है, उसने कहा। उसने लेवल 100 प्लस एनिमीज को मार गिराया था। अंकल जिंग ने सिर हिलाया। वो अलग सिचुएशन थी। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा। इस बार सामने कई एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स होंगे। मैंने बस मुस्कुराकर जैकेट उठाई। मैं कभी बिना तैयारी के लड़ाई नहीं लड़ता। मैंने कहा, 5 दिन काफी है। इतना कहकर मैं प्रोफेशन सेंटर के लिए निकल गया। पीछे अंकल जांग ने सिर पकड़ लिया। ये लड़का, उन्होंने बड़बड़ाया, बहुत रेकलेस है। दूसरी तरफ जांग शाह अब भी उम्मीद से भरा हुआ था। मुझे लगता है वो जीत जाएगा, उसने धीरे से कहा। उसी समय चेंबर एग्जीक्यूटिव्स की गाड़ियां विल्ला से दूर जा रही थी। चेन गुआंग माओ जोर से हंस रहा था। हेवन सच में मेरी मदद कर रहा है, उसने कहा। मैं सोच रहा था इसे कंट्रोल करने के लिए कितना एफर्ट लगेगा, और इसने खुद कॉम्बैट चैलेंज दे दिया। लिन मैन भी मुस्कुराई। मुझे लगा था ज्यादा प्लानिंग करनी पड़ेगी। एक एल्डर ने तिरस्कार से कहा, युवा लोग ऐसे ही होते हैं, 2-4 अचीवमेंट्स मिल जाए तो खुद को इनविंसिबल समझने लगते हैं। उसने नाक सिकोड़ ली। कुछ ब्लड वुल्फ मेंबर्स मार दिए तो क्या हुआ, वो भी शायद उसके पेरेंट्स की छोड़ी हुई प्रोटेक्शंस की वजह से। झाओ नाम के एग्जीक्यूटिव ने भौहें सिकोड़ ली। इतने केयरलेस मत बनो, उसने चेतावनी दी। वो लू तिएनशंग और सू चिन यू का बेटा है, उनके छोड़े हुए ट्रम्प कार्ड्स हो सकते हैं। चेन गुआंग माओ ने हाथ हिलाकर बात उड़ा दी। तो क्या, उसने कहा, कोई ट्रम्प कार्ड 10 बार थोड़ी यूज कर सकता है, और इस बार चेंबर के सारे हाई लेवल प्रोफेशनल्स मौजूद होंगे। बाकी लोगों ने भी सहमति में सिर हिला दिया। जल्द ही उन्होंने दूसरे शहरों के बड़े चेंबर्स और फैक्शंस से कांटेक्ट करना शुरू कर दिया। वनबाओ, ब्लैकस्टोन, एनी, इक्विपमेंट चैनल्स, प्रोटेक्शन डील्स, शेयर ट्रांसफर्स, प्रॉफिट एग्रीमेंट्स, सब कुछ सीक्रेटली अरेंज होने लगा। उनका प्लान सिंपल था, डुएल खत्म होते ही एग्रीमेंट लागू कर देंगे और चेंबर पर पूरा कंट्रोल ले लेंगे। लेकिन मुझे इन सब चीजों की परवाह नहीं थी। मेरे लिए चेंबर सिर्फ एक टेम्पररी ऑब्स्टिकल था। असली लक्ष्य कुछ और था। एबिस रिफ्ट, स्पेशल स्टॉर्म और मेरे पेरेंट्स। मैं सीधे ब्लैक रॉक वोल्केनो डंजन पहुंचा। हेल डिफिकल्टी, एंट्री लेवल 58, रेकमेंडेड पार्टी साइज 8। सिस्टम नोटिफिकेशन सामने आई। स्कॉचिंग डोमेन एक्टिव, हर मिनट बर्न डैमेज, स्टैमिना कंजम्पशन प्लस 80%। मैंने बिना पढ़े नोटिफिकेशन बंद कर दी। मनी गोस्ट, 10 गोल्डन जायंट्स फिर से सामने आ गए। अब वो पहले से भी ज्यादा विशाल और शक्तिशाली थे। सामने लेवल 62 लावा हेलहोंड्स के झुंड दौड़ते हुए आए। हर एक के पास 3,80,000 HP थी, लेकिन मनी गोस्ट ने उन्हें ऐसे कुचला जैसे कागज के खिलौने हो। एक्सपीरियंस लगातार बढ़ती गई। लेवल 60, 61, 62 और फिर उससे भी आगे। पूरा दिन डंजन ग्राइंड में निकल गया। मेरी ग्रोथ रेट इतनी absurd थी कि खुद सिस्टम भी शायद कंफ्यूज हो रही होगी। हर लेवल पर मेरे स्टैट्स बढ़ते तो मनी गोस्ट मजबूत होते। मनी गोस्ट मजबूत होते तो डंजन क्लियर स्पीड बढ़ती। फास्टर क्लियर मतलब फास्टर एक्सपीरियंस मतलब फास्टर लेवल अप, और फिर पूरा साइकिल दोबारा शुरू हो जाता। नॉर्मल अवेकेंड इस स्टेज पर एक लेवल बढ़ाने में 10 दिन या 2 हफ्ते लगा देते थे। मैं एक दिन में दर्जनों लेवल्स पार कर रहा था। शाम तक मेरा लेवल 75 पहुंच चुका था। रात को मैं वापस घर लौटा और अगले दिन फिर ग्राइंड करने का प्लान बनाया। उसी समय सिटी लॉर्ड ऑफिस में कैप्टन जी और हनकेंशन रिपोर्ट्स देख रहे थे। उसने फिर क्लियर कर दिया। हनकेंशन ने पूछा। कैप्टन जी ने हंसते हुए सिर हिलाया। लेवल 75 डंजन। हनकेंशन कुछ सेकंड्स चुप रहे, फिर बोले, मुझे लगता है दुनिया एबनॉर्मल हो गई है। कैप्टन जी मुस्कुराया। दुनिया नहीं, सिर्फ वो एबनॉर्मल है। हनकेंशन ने लंबी सांस ली। मुझे फैंगफोंग चेंबर के अपर मैनेजमेंट पर तरस आता है, उन्होंने कहा। उन्हें अंदाजा ही नहीं कि वो किस तरह के मॉन्स्टर से टकराने जा रहे हैं। कैप्टन जी ने सुझाव दिया कि थोड़ी इन्फॉर्मेशन लीक कर दी जाए ताकि एग्जीक्यूटिव समझ जाए और बेवकूफी न करे, लेकिन हनकेंशन ने सिर हिला दिया। नहीं, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, उसका इवैल्यूएशन हेवनली ड्रैगन कर रहा है।
रूम कुछ मोमेंट्स के लिए शांत हो गया। हमें नहीं पता वो क्या देख रहे हैं, Han Kenshin बोले। अगर हम इंटरफीयर करेंगे तो शायद उसकी असेसमेंट खराब हो जाए। कैप्टन जी ने सिर हिलाया। सही बात है। Han Kenshin कुर्सी पर पीछे झुक गए और सच कहूं उनके होठों पर हल्की मुस्कान आई। मैं भी देखना चाहता हूं कि ये लड़का आखिर कितना आगे जा सकता है। कैप्टन जी हंसा। फंग चेंबर के पास 4